नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इसमें जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। और आपको पता है कि प्राचीन भारत से प्रत्येक परीक्षा में 2 से लेकर के 4 प्रश्न तक यहाँ पे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए 20 इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न को हमने इंक्लूड किया है और सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी कि गुजरात के आपको उस स्थान का नाम बताना है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, लोथल, कालीबंगन, द्वारिका या फिर अरिकमेड़ू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये लोथल में। ठीक है, गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो लोथल में मिले हैं। ठीक है, अच्छा लोथल कहाँ पर अवस्थित है अभी वर्तमान समय में? तो आपको बता दें कि लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है और यह जो है भोगवा नदी पर अवस्थित था। ठीक है, कहाँ पर? भोगवा एक नदी था उसके तट पर अवस्थित था। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि लोथल जो है स्थान जो है इसका खोज किसने किया था, तो लोथल का जो खोज किया था रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, जिसकी खोज जो है 1953 से लेकर के 1956 के बीच में किया गया था। समझ गए? तो ये प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न का आंसर याद रखना है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न आपका जो है, निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो देखिए हड़प्पा काल का जो समय था उस टाइम तांबा भी उपस्थित था और यहाँ पे टेराकोटा भी आपने कहीं पढ़ा होगा, कांसा, लोहा। तो इनमें से क्या था जो मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से यहाँ पे प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे द्रव्य के रूप में जो है हड़प्पा काल के मुद्रा के रूप में यहाँ पे टेराकोटा का उपयोग किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाए कि टेराकोटा आखिर है क्या? तो टेराकोटा एक मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं यानी कि मूर्तियों को कहा जाता था। कुछ भी बनता था तो वहाँ पे टेराकोटा को लगाया जाता था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची क्यों विख्यात है? तो आपको पता है सांची जो है क्यों विख्यात है? तो सांची जो विख्यात है आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए यहाँ पे विख्यात है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पूछा जाता है कि सांची का जो स्तूप है किनके द्वारा बनाया गया है, किनके द्वारा निर्माण करवाया गया है? तो सांची के जो स्तूप है इसको अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो समझ गए सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी को लेकर के, और इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो देखिए 323 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, ये ईस्वी नहीं है, ईस्वी पूर्व में 323 में, और यहाँ पे सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। स्थान का नाम आपको बताना है तो ऑप्शन देख लेते हैं, फारस में, बेबीलोन में, मेसोडोनिया में या फिर तक्षशिला में। तो सही उत्तर यदि बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए वह शासक, वह व्यक्ति जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? तो 375 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक। समझ गए? तो इन्हीं को कहा जाता था विक्रमादित्य, किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो देखिए वैदिक काल के जो लोग थे और सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ था वो तांबा था। ठीक है, तांबा आपको एकदम आंख बंद करके मार देना है, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था वैदिक कालीन लोगों ने। ठीक है, और ये क्या है? एक धातु है जो प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? वैदिक कालीन लोगों के द्वारा। किस चीज़ का? तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो स्मृति का नाम आपको एक बार देख लेना है, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो देखिए स्मृति में अगर यदि सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है, सबसे पुराना जो स्मृति, वो आपका मनु स्मृति है। समझ गए? मनु स्मृति जो है सबसे पुराना स्मृति के रूप में उपस्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान की सत्ता स्थापना की? देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किस युद्ध को जीतने के बाद, यानी कि युद्ध का नाम आपको बताना है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। ठीक है,
तो राइट आंसर हालांकि इसका हो जाएगा चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है इसको जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना की। अच्छा, चौसा का युद्ध के बारे में अगर यदि पूछा जाए कि चौसा का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो इसका डेट आपको याद रखना है 26 जून सन 1539 में। ठीक है, ये 5 है। सन 1539 में 26 जून को चौसा का युद्ध हुआ था। किनके बीच में ये लड़ाई हुई थी? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है बुरी तरह से हार गया था और शेर शाह सूरी का जीत हुआ था। ठीक है, और इसी के वजह से, जीतने की वजह से इसने क्या किया, अफगान की सत्ता का स्थापना कर लिया। युद्ध का नाम क्या था? चौसा का युद्ध। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं उस स्थान का नाम आपका कालीबंगन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कालीबंगन में यहाँ पर जो है क्या प्राप्त हुए थे? अग्नि वेदिकाएँ। अग्नि वेदिकाएँ के अलावा यहाँ पर जुते हुए खेत के सबूत भी मिले थे। ठीक है, जुते खेत के यहाँ पे सबूत मिले थे। कहाँ से? कालीबंगन से। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो कृषि, यव, व्रीहि या फिर कपास का। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कपास का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो कपास है इसका उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। बाकी कृषि, यव और व्रीहि ये तीनों का उल्लेख मिलता है। अगला जो आपका प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी आप अवशेष देखे होंगे, बिहार से होंगे, यूपी झारखंड से होंगे, कहीं से भी होंगे। तो ये जो नालंदा के अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, और नालंदा जो है ये विश्व में प्रसिद्ध था। और इसका मुख्य वजह क्या था? बौद्ध धर्म दर्शन। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। ठीक है, और इसी के वजह से यहाँ पे क्या किया था, इसको जितना नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसमें आग लगा दिया गया था। और आग जो लगा दिया गया था, इसको जलने में, इतना पुस्तक इसमें थे कि जलने में लगभग 3 महीना से ऊपर समय लग गया था। तो समझ गए? चलिए उसको छोड़िए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था विश्व में? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये क्या था? प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए कुवांसी, एक शब्द है, कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं? देखिए कुवांसी नामक गांव जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं, कुछ सामान मिला हुआ है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा? कुवांसी जो गाँव है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको पता है कि अशोक के जो है बहुत सारे शिलालेख थे, यानी कि 40 शिलालेख थे। ठीक है, और इसका जो लिखावट था सबको नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन सर्वप्रथम पढ़ने का जो श्रेय जो जाता है पढ़ने का, वो जाता है आपका जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, ये जो जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने ही अशोक के सभी जो अभिलेख थे उसको इन्होंने पढ़ा था। जबकि किस अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पर दिए थे? तो देखिए बुद्ध जो थे सबसे अधिक जो अपना जो उपदेश दिए थे वो उन्होंने दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, प्रवचन दिए। और ये श्रावस्ती कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जो थे इसके विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने, यानी कि जिन्होंने बुलाया था वो कौन था? राजपूत शासक था। मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था कि तुम आओ भाई और पृथ्वीराज चौहान से तुम लड़ाई करो, इसको हराओ। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे, इनका राजपाट जो है बढ़ रहा था और इन्हें लोगों का जो है मदद कर रहा था। लेकिन होता है ना कि किसी यदि कोई बढ़िया आदमी होता है तो उससे जलने वाले हज़ारों लोग होते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी था। हालांकि चलिए हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र जो है इन्होंने ही आमंत्रण करा था मोहम्मद गौरी को कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। ठीक है, और ये जयचंद्र ने इसको बुलाया था। समझ गए? चलिए अच्छा, आपको बता दें कि ये जो जयचंद्र था, ये जयचंद्र जो था वो कन्नौज का राजा था। अगर यदि आपको मान के चलिए कभी पूछा जाए कि जयचंद्र कहाँ का राजा था, तो ये कन्नौज का राजा था। ठीक है, जो पृथ्वीराज की वृद्धि के कारण नफरत करता था और इसलिए इसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो देखिए अशोक के जितने भी शिलालेख थे उसमें से सबसे छोटा स्तंभ लेख जो था, ठीक है, वो उसका जो नाम आपको बताना है, उसका नाम था
रुमिनदोई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख यही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए गुप्त काल में भगवान बुद्ध की एक कांस्य की जो प्रतिमा बनी हुई थी और ये अभी मिला है, तो यानी कि मिला था, तो कहाँ पर मिला था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुल्तानगंज में, ठीक है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की जो कांस्य की जो प्रतिमा थी ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। अच्छा, ये जो प्रतिमा जो थी इसकी यदि हम बात करें वजन की, तो ये लगभग 2 टन से अधिक वजन था और 2 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई था। और ये सुल्तानगंज कहाँ पर है, तो सुल्तानगंज जो है भागलपुर जिला में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश जिसका शासनकाल था 319 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए गुप्त वंश का जो प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, ठीक है, ये जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को क्यों जाता है, बहुत जगह आपको लूसेंट में आप पढ़े होंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। लेकिन इसको प्रारंभ करने का श्रीगुप्त ने स्थापना करा था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का बहुत सारा श्रेय जाता है इसको प्रारंभ करने में। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगर यदि आपको स्पष्ट पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। लेकिन अगर यदि आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाए तो उसमें आपको चंद्रगुप्त प्रथम पे बिल्कुल क्लिक कर देना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था। तो देखिए गुप्त काल के जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे ये आपका थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी के साथ आप चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। आर्यभट्ट जो थे ये खगोल शास्त्री थे किस काल के, गुप्त काल के, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पूजा करते थे पशुपति का, किसका, पशुपति का पूजा ये लोग करते थे। यहाँ पे कौन सा सभ्यता के लोग थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, समझ गए। और ये किस चीज़ की पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न को किया प्राचीन भारत इतिहास से। आगामी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।